हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्मार्ट स्टडी। हाँ, हमारी चल रही है हिंदी पेडागोजी की क्लासेज। हमने कंप्लीट साइकोलॉजी पेडागोजी सीडीपी कंप्लीट मैंने करा दी है। अस्टेट 2023 सीडीपी साइकोलॉजी, ये सीडीपी पेडागोजी के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके आप कंप्लीट क्लास देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूँगी। अपनी तैयारी को कवर करें। आज जो है हम कर रहे हैं हिंदी पेडागोजी के, मैं आज ही 4th लेक्चर तैयार कर रही हूँ। आज आपकी 4 से 6 क्लास आपको देखने को मिल जाएंगी और मीन्स आपको कंप्लीट पेडागोजी लगभग कवर हो जाएगी। ठीक है, हिंदी पेडागोजी आज कवर होने के बाद कल हम करेंगे इंग्लिश पेडागोजी, तो बहुत जल्द ही आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। मैंने आपको कहा था कि मैं 15 तारीख से पहले आपके पेडागोजी को कवर करा दूँगी, तो आज तारीख कितनी है? 11। पेडागोजी तो मेरी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी को मैं 15 तारीख से पहले कवर करा दूँगी। इसलिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लासेज कैसी हैं ये ज़रूर बताएं, आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है ये भी बताएं, पढ़ाने का तरीका कैसा है, और क्लास को लाइक ज़रूर करें। चलिए, आज हम बात करें हैं कविता शिक्षण की विधियाँ कौन सी है। देखिए, मैंने आपको डिटेल में पढ़ाने की पूरी कोशिश की है। थोड़ी लंबी क्लासेज हो गई होंगी, लेकिन क्लासेज आपको ज़रूर समझ में आई होंगी। क्या पूछना चाहता है पेडागोजी में, अब तक जो बच्चे अनजान हैं। बहुत सारे चैनल्स पे जहाँ पे कोर्स दिए गए हैं वहाँ पर भी इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया है। मैंने देखे हैं कोर्स, मैंने नोट्स भी देखे हैं। बच्चों को इतना उलझा के रख दिया कि जहाँ पे आपको कंप्लीट क्लासेस नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ पे मैंने कंप्लीट डिटेल में बताया है कि मुझे एक बार स्टार्टिंग में लगा कि मैं क्लासेस लंबी बना दूंगी। जब तक देखिए समझ में नहीं आएगा, हो सकता है आपके 2 घंटे ज़्यादा लग जाए, लेकिन वो चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है, अगर आपने एक बार क्लास देख लेना, हिंदी पेडागोजी की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपने देख लेना, तो आपको ये समझ में आ जाएंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, आपकी कविता शिक्षण क्या है, विधियाँ क्या है, पद्य क्या है, गद्य क्या है, और उनमें अलग अलग तरीके से आप पढ़ किस तरीके से रहोगे। ठीक है, और जब आप क्वेश्चन सीरीज लगाएंगे हम, तो आप आराम से आंसर दे पाओगे। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरी क्लासेस बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। देखिए, आज हम करेंगे शिक्षण की विधियाँ कौन सी है। देखिए, शिक्षा शास्त्रियों ने कविता शिक्षण की अनेक विधियों का उल्लेख किया है। भाषा शिक्षक को विद्यार्थियों के मानसिक और बौद्धिक स्तर को ध्यान में रखते हुए कविता शिक्षण की विधियों का चयन किया है। मतलब आप किस किस तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हो जिससे कविता शिक्षण को निश्चित रूप से प्रभावशाली बनाया जा सके। तो ये विधियाँ हैं शब्दार्थ कथन विधि, गीत विधि। देखिए, हो सकता है नाम ही आ जाए, ठीक है, तो इसलिए आपको नाम याद करा देती हूँ। शब्दार्थ विधि, मीनिंग एक्सप्लेनेशन। आप देखिए, हर एक जो भी आप पढ़ा रहे हो कविता, तो उनका जो पहली विधि जो है ना, वो कौन सी विधि है? शब्दार्थ कथन विधि है। ठीक है, तो फिर आता है गीत विधि, अभिनय विधि, खंडान्वय विधि, व्यास विधि, व्याख्या विधि, तुलना विधि, समीक्षा विधि। ठीक है, अब हम डिटेल में करेंगे कि गीत विधि क्या है। कविता शिक्षण की यह प्रथम विधि है। इसमें शिक्षक ताल, लय तथा स्वर के साथ सबसे पहले स्वयं बाल गीत का पाठ करता है, उसके बाद बच्चे अध्यापक का अनुकरण करते हैं। ठीक है, शिक्षक तथा बच्चे मिलकर लय ताल के अनुसार बाल गीत का गान करते हैं। छोटी कक्षाओं में बच्चों को कविता सिखाने के लिए इस विधि का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। बच्चों को संगीत से बड़ा लगाव होता है, वे गीत गाते समय बड़े खुश होते हैं, इसलिए गीत विधि से उनको जो कविता सिखाई जाती है वे शीघ्र याद कर लेते हैं। बचपन में गाए गए बाल गीत बच्चों को कोमल हृदय पर गहरा प्रभाव डालते हैं और लाभ छोड़ जाते हैं। बाल गीत गाने से बच्चों का भावात्मक विकास आसानी से हो जाता है। गीत विधि का पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि बच्चों की रुचि, उनके मानसिक स्तर के अनुसार गीत का चयन किया जाए। इसमें छोटे छोटे वाक्य होने चाहिए और सरल भाषा होनी चाहिए। इस प्रकार गीतों को जो बातें वर्णित की जाए वे बच्चों के जीवन और वातावरण से जुड़ी होनी चाहिए। मतलब बच्चों का मनोरंजन भी कर जाए, बच्चों को शिक्षा भी दे जाए और बच्चों को उस विषय का ज्ञान भी हो जाए। ठीक है, तो ये क्या है? आपकी गीत विधि। गीत विधि आपकी प्रथम विधि है, ये छोटे बच्चों के लिए उपयोगी है। ठीक है, सेकंड है आपका
शब्दार्थ कथन विधि। शब्दार्थ कथन में क्या है, प्राथमिक कक्षाओं में, कुछ बड़ी कक्षाओं में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में अक्सर शिक्षक स्वयं कविता का पठन करता है, कभी कभी वे विद्यार्थियों को उसका पठन करने के लिए कहता है और साथ साथ अर्थ भी बता देता है। कभी कभी शिक्षक कविता की एक एक पंक्ति को पढ़ाता है और उसमें आए हुए कठिन अर्थ के अर्थ बताता है और फिर पूरी पंक्ति का सरल गद्य में अनुवाद कर लेता है। लेकिन यह विधि कविता शिक्षण के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि इसमें विद्यार्थी केवल श्रोता बनकर कक्षा में निष्क्रिय होकर बैठे रहते हैं। वे कविता शिक्षण की प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाते हैं। कविता शिक्षण निरस हो जाता है। विद्यार्थी भले ही कविता के अर्थ को भली प्रकार जान जाते हों, लेकिन वे भावामुक्ति और रसामुक्ति से, देखिए अगर आप मान लीजिए कोई लाइन पढ़ाते हो, ठीक है, तो उस लाइन में फिर उस लाइन का आप अर्थ पढ़ाने लग जाते हो, फिर उसके मतलब जो लय होती है ना कविता की, उनसे बच्चे वंचित हो जाते हैं। ठीक है, फिर आता है अभिनय व्यक्ति। अभिनय क्या होता है कि आप ड्रामा करके गीत विधि का विकसित रूप ही अभिनय विधि है। अक्सर बाल गीत अभिनय पर आधारित होते हैं और अभिनय में बच्चों को अधिक रुचि होती है। शिक्षक का कर्तव्य है कि वे इस प्रकार बाल गीतों का चयन करें जिसमें बच्चे विषय वस्तु के अनुसार अंग संचालन करते हुए गीत का सस्वर वाचन कर सके। मतलब आप ड्रामा भी करें और गाते भी रहें, गीत भी गाए और आप ड्रामा भी करते चले जाए, तो इससे बच्चे जो है वो अच्छे से सीख पाएंगे। अभिनय विधि दो प्रकार की होती है, एक व्यक्तिगत स्तर पर, एक सामूहिक स्तर पर। एक होता है कि बच्चा अकेला ही अभिनय कर रहा है, ठीक है, अकेला ही गा रहा है, परफॉर्मेंस दे रहा है। एक होता है सामूहिक रूप से गाना चल रहा है और उसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, परफॉर्मेंस दे रहे हो, तो ये क्या है आपकी अभिनय विधि। ठीक है, फिर आते हैं खंडावन विधि। खंडान्वय विधि कौन सी होती है कि पार्ट और फैक्टर्स जिसको हम तोड़ के पढ़ा सके। ठीक है, इस विधि के अंतर्गत शिक्षक या तो स्वयं कविता का सस्वर पाठन करता है या फिर विद्यार्थियों को उसका सस्वर पाठ करवाता है। तत्पश्चात पूरी कविता को छोटे छोटे भागों में विभक्त कर लिया जाता है। प्रत्येक भाग से संबंधित एक या अधिक प्रश्न बना लिए जाते हैं, लेकिन ये प्रश्न परस्पर संबंधित होने चाहिए। शिक्षक विद्यार्थियों से उत्तर पाकर कविता के भाव को स्पष्ट करते हुए आगे बढ़ता है। मतलब आप क्या करते हो, कोई भी कविता होती है, पहले उसको पढ़ा दिया जाता है, फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके उसको समझाना पड़ता है। फिर होता है व्यास विधि। व्यास विधि क्या है, डिटेल्ड डिस्कशन मेथड। ठीक है, तो देखिए इंग्लिश में डिटेल्ड डिस्कशन मेथड और हिंदी में व्यास विधि, ध्यान रखना। ठीक है, और ये जो विधियां है ना, ये आपकी इंग्लिश में भी आएंगी। आप उसको कवर करोगे तो इसको ये आपका डबल प्रॉफिट चल रहा है। आप देखना कि इंग्लिश पेडागोजी में वही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो हिंदी पेडागोजी में होंगे, तो इनको भी आप देखते चले जाना। ठीक है ना। इस विधि में शिक्षक कविता शिक्षण के समय उसी पद्धति को अपनाता है जिसे कथावाचक व्यास गद्दी पर बैठकर कथा सुनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। पुनः इसमें कविता का शिक्षण विस्तार पूर्वक किया जाता है। प्राय कथावाचक कथा विशेष के भाव को समझने के लिए बार बार उदाहरणों और दृष्टांतों का प्रयोग करता है। देखिए कथा व्यास विधि जो डिटेल डिस्कशन क्या होता है कि आपको एक पैरा दे दिया जाता है, उसका कंप्लीट डिस्कशन आप निकालोगे कि एक पैरे को आप पूरा लेक्चर भी दे सकते हो। ठीक है ना, तो उसी को ही व्यास विधि कहेंगे। इस कविता से संबंधित पौराणिक ऐतिहासिक, देखिए अगर मान लीजिए कोई भी एक ऐसी लाइन आ जाए जो आपको पीछे की कहानी या रामायण महाभारत या फिर ऐसी पौराणिक कहानी आ जाए, तो उसमें टीचर को वो सब बताना पड़ता है बच्चों को। ठीक है, तो ये एक लंबी क्लास हो जाती है। इसमें समय सीमा को ध्यान में रखकर इस कविता का प्रयोग माध्यमिक कक्षाओं में भी किया जाता है। तो ये बोला ना कि समय सीमा, ये इसमें कविता शिक्षण अत्यधिक रोचक हो जाता है। इस विधि को यह विधि यदि शिक्षक इस विधि को अपनाते हैं तो समय विद्यार्थियों को सहयोग ले और कविता शिक्षण को बहुत ज़्यादा रोचक बना सकते हैं। शिक्षण यह भी ध्यान रखे कि कविता शिक्षण के समय जिन अंतर कथाओं, उदाहरणों और दृष्टांतों का प्रयोग किया है उनका उद्देश्य केवल कविता के भावों को स्पष्ट करना है। यह नहीं कि अंतर कथाओं में खो जाए और कविता के मूल भाव को आप भूल जाए। इससे क्या होगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा कि आप भूल ही जाएं कि हम कहना क्या चाहें। बच्चों को वो कथाएं तो याद हो लेकिन कविता का कुछ अता पता ही ना हो, तो इसलिए शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना है। फिर आता है व्याख्या विधि, एक्सप्लेनेशन कर रहा। ठीक है, व्यास विधि और व्याख्या विधि में समझ आ गया कि व्यास विधि होती है कि आप पौराणिक कथाओं को, ऐतिहासिक कथाओं को उठा के उनको एक्सप्लेनेशन दे, कहानियों के माध्यम से आप पढ़ाएंगे। व्याख्या क्या होती है कि इस विधि व्यास विधि का विकसित रूप ही व्याख्या विधि है। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक या तो स्वयं खुद पढ़ता है या बच्चों से पढ़वाता है और उसके
इसके बाद विद्यार्थियों के सहयोग से कविता के आवश्यक स्थलों पर व्याख्या करते हुए आगे बढ़ता है। बीच बीच में विद्यार्थियों से प्रश्न भी पूछता रहता है और उनके उत्तर की सहायता से कविता को और रोचक बना सकता है। ओके, व्याख्या विधि में वह कविता के प्रयुक्त छंद, अलंकार सभी के बारे में क्या कर लेता है, छंद, अलंकार, रस आदि का परिचय देता है, जिसे विद्यार्थी कविता के साथ अपना रागात्मक संबंध स्थापित करते हुए भावानुभूति और रसानुभूति प्राप्त करें। माध्यमिक तथा उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए यह विधि सर्वाधिक उपयोगी मानी गई है, क्योंकि इस विधि के कारण छात्र शिक्षण के काल में पूर्णतः सक्रिय हो जाते हैं और कविता शिक्षण में पूर्ण सहयोग देते हैं। भावानुकूल वाचन होने के कारण कविता शिक्षण अत्यंत रस और सरस बन जाता है। इसके साथ साथ स्वयं आवश्यक प्रसंगों की व्याख्या भी हो जाती है। विद्यार्थी कविता के अर्थ और भावों को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। क्लियर? फिर आता है तुलना विधि, हम तुलना करके बढ़ाएंगे। ठीक है, कंपेरेटिव मेथड। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक पढ़ाई जाने वाली कविता की तुलना किसी अन्य भाषा के रूप में या अन्य भाषाओं के समान अर्थों वाली कविताओं के साथ करता हुआ कविता के पाठ को स्पष्ट करता है। यह विधि उपयुक्त विधियों का ही परिवर्तन रूप है। ठीक है, इस विधि का प्रयोग प्राथमिक स्तर पर न करके माध्यमिक और उच्च स्तर पर किया जाता है। बस इन बातों का ध्यान रखना है कि कौन सी विधि का आप कहाँ पे यूज करोगे। जो गीत विधि है, ड्रामेटिक विधि है, वो छोटी क्लासेज में लगेगी। ठीक है, तुलना विधि हो गई, व्याख्या विधि हो गई, व्यास विधि हो गई, ये सब बड़ी क्लासेज में उपयोगी रहेगी। ठीक है, फिर आती है समीक्षा विधि, क्रिटिकल एनालिसिस मेथड। यह विधि भी व्याख्या विधि का विस्तृत रूप और परिवर्तित रूप है। इस विधि के अंतर्गत कविता का शिक्षण करते समय भाव पक्ष और कला पक्ष के गुण दोषों की समीक्षा की जाती है। कविता के कला पक्ष के गुण दोषों से ही विद्यार्थियों को अवगत कराया जाता है और साथ ही शिक्षक विद्यार्थियों के संदर्भ ग्रंथों और समीक्षा ग्रंथों की सूची प्रदान करता है। फलस्वरूप विद्यार्थी उनका स्वयं अध्ययन करके पाठ्य कविता के भाव, भाषा, रस, अलंकार आदि के गुण दोषों का मूल्यांकन करता है। ठीक है, ये भी किसके लिए उपयोगी है, बड़ी क्लासों के लिए उपयोगी है। तो ये थे आपके शिक्षण, कौन सी विधियों से आप कविता को पढ़ सकते हैं। उम्मीद है क्लास आपको समझ में आ गई होगी। अगर अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।